नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज चर्चा ऐसे मुद्दे पर करेंगे जो सामाजिक और कानूनी दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर किसी अदालत को लगता है कि SC/ST अधिनियम के तहत दर्ज कोई अपराध मुख्य रूप से निजी या दीवानी का मामला है या पीड़ित की जाति देखकर नहीं किया गया है, तो वह मामले की सुनवाई निरस्त करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि अगर दोनों पक्षों के मामले में समझौता हो गया हो और कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो कि केस निरस्त हो सकता है, तो फिर केस खारिज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई समाप्त करने के दौरान की है। SC/ST एक्ट कानून SC/ST वर्ग को अपमान और अत्याचार से बचाने के लिए है। जाहिर है SC/ST अधिनियम को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला खासा अहम है। इसलिए मुद्दा आपका में आज इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं विधि और न्याय मंत्रालय के पूर्व सचिव PK मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का SC/ST अधिनियम को लेकर, ये अपने में सामाजिक दृष्टि से कानूनी दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण है। आप कैसे देखते हैं इसको? मनोज जी, जैसा आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क में कहा कि ये एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी है, मैं इस पर आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। दूसरी बात, मैं इस बात की भी प्रशंसा करना चाहूँगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई 200, 300 या 500 पेज का जजमेंट नहीं लिखा है। केवल एक 15 पेज के जजमेंट में जो विषय उनके सामने आया उसके ऊपर अपने विचार देते हुए एक निर्णय, जो प्रेसिडेंट अवेलेबल थे उनको लेते हुए एक निर्णय दिया। मैं समझता हूँ इसलिए इसको एक आम आदमी को समझने में भी बहुत जो है सुविधा रहेगी जी। सबसे बड़ी बात जो इसमें आई वो ये आई कि ये मुद्दा हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इशू कहाँ से इशू हुआ। जी। दो लोग हैं, पड़ोसी हैं, आसपास रहते हैं, एक सिविल डिस्प्यूट को लेकर के उनका आपस में मकान को लेकर के झगड़ा हुआ, दीवार बनाने के ऊपर झगड़ा हुआ। उस झगड़े को लेकर के एक सिविल डिस्प्यूट था जिसके ऊपर एक FIR दर्ज की गई या कोर्ट में मामला गया और उसके साथ पड़ोसियों का आपस में झगड़ा हुआ। तो उस झगड़े के दौरान जो एक पार्टी थी, जो कंप्लेनेंट था, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करता था, उसको लेके उन्होंने कुछ अपशब्द कहे। उन अपशब्द को लेकर के ये दूसरी FIR दर्ज की गई जो SC/ST में दर्ज की गई। इसको लेकर के क्योंकि वो पड़ोसी थे और इस तरह की FIR हुई। FIR हो जाने के बाद जो केस होता है, केस स्टेट द्वारा कंटेस्ट किया जाता है, ना कि कंप्लेनेंट के द्वारा किया जाता है। जब स्टेट ने, पुलिस ने ये देखा कि SC/ST एक्ट के अंदर एक अपराध हुआ है, तो उन्होंने मुकदमा दायर किया और उस मुकदमे को लेकर के जो कंप्लेनेंट है वो उसको सपोर्ट कर रहा है और जो डिफेंडेंट है वो कह रहा है कि हाँ मैंने ये कहा, लेकिन उसने सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन किए। लेकिन क्योंकि SC/ST एक्ट की जो धाराएं हैं उसका उल्लंघन हो रहा था, उसका अपमान हुआ, इसलिए लोअर कोर्ट ने अपराधी को, एक्यूज को जो है कन्विक्ट कर दिया और हाई कोर्ट में वो कन्विक्शन जो है वो अपहोल्ड हो गया। ये मामला 1994 का है। अब जब 1921 में 27-28 साल के बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जब ये विचाराधीन आया, इन बिटवीन, क्योंकि वो दोनों पड़ोसी हैं, दोनों का इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसा है, जो डिस्प्यूट का आधार था वो एक सिविल डिस्प्यूट था, ना कि जातिवाद को लेकर के कोई उनका झगड़ा था आपस में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सोचा कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 संविधान के अंदर जो टू रेंडर कंप्लीट जस्टिस एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, या हाई कोर्ट के पास में सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो इनहेरेंट पावर है टू रेंडर कंप्लीट जस्टिस, क्या उसको देखते हुए इस तरह के मामलों में भी अगर कोई दोनों पार्टीज के बीच में समझौता हो जाता है तो उस समझौते के मद्देनजर
इस केस को खारिज किया जा सकता है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वेश किया जाता है। जी। मुद्दा यह आया कि SC ST एक्ट में क्योंकि एक स्पेशल प्रावधान है तो यह नहीं किया जा सकता, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर विचार किया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम केवल मुद्दों के ऊपर नहीं जाते हैं, हमारा काम केवल डिस्प्यूट सेटल करने का नहीं है, लेकिन हमारा काम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी है। ये इशू सामाजिक इशू भी है, और क्योंकि दो पड़ोसियों के बीच में था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दी गई है, हम उस पावर का इस्तेमाल करते हुए अगर जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वो कॉम्प्रोमाइज जो है वो बिना किसी जोर जबरदस्ती के किया गया है और दोनों पार्टी इसके लिए राजी हो जाती हैं, तो इस तरह की पावर को सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है, या सेक्शन 482 की पावर जो हाई कोर्ट के पास है उसको एक्सरसाइज करते हुए उस समाधान को एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड ऑफ कॉशन भी दिया, क्योंकि एक स्पेशल प्रावधान है और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोगों का बहुत जो है उनके ऊपर अत्याचार भी किए जाते हैं, जातिवाद को लेकर के उनके ऊपर जो है गलत धारणाएं भी बनाई जाती हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कोर्ट को अधिकार दिया गया कि कोर्ट देखेगी कि जो कॉम्प्रोमाइज वो जेन्युइन है या नहीं है, और उसका फाउंडेशन जो है वो SC ST एक्ट का जो कानून है उसका उल्लंघन तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो कोर्ट इस तरह का कंप्रोमाइज को एक्सेप्ट कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन चूंकि यह मुद्दा सामाजिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, कानूनी दृष्टि से इसका अपना महत्व है, क्योंकि SC ST एक्ट जो है उसको संसद ने बनाया है, वो कानून है, और अब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है इस संदर्भ में वो अपने में खासी महत्वपूर्ण है। मेरे साथ इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर सतीश चंद्र जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सतीश जी, आपका संसद टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किस समझौते की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है, क्योंकि समझौता अपने में एक बहुत व्यापक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि समझौता जेन्युइन हो, लेकिन इसका निर्धारण कहां से होगा, कौन करेगा, क्योंकि कई प्रकार की आशंकाएं समझौते को लेकर होती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जहां तक ये मल्होत्रा साहब ने पूरा इस केस की टिप्पणी के बारे में बता दिया और समीक्षा बता दी, लेकिन मैं थोड़ा इसके पीछे और जाना चाहूंगा। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 17 के अंदर उन्होंने अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया गया है, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं कौन, वो 341 और 342 आर्टिकल के अंदर डिफाइन किए गए हैं। इसके बाद जो था 1955 में एक एक्ट आया था जो कि अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट था, 76 में उसको अमेंडमेंट किया गया, लेकिन वो इनसफिशिएंट पाए गए। उसके बाद उन्होंने SC ST ट्राइबल्स जो था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 पास किया, और उसके अंदर जो था काफी उन्होंने स्ट्रिक्ट प्रोविजन बना दिए जस्ट टू प्रोटेक्ट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। उसमें अगर जाति सूचक कोई शब्द भी कहा गया है तो उसके खिलाफ मुकदमा बन सकता है और उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो सकता था। ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, और ये आया अगस्त 20 मार्च 1918 को सुप्रीम कोर्ट में, जहां से हिस्ट्री स्टार्ट हुई है जी। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 20 मार्च को ये कहा कि इमीडिएट अरेस्ट जो है, अगर किसी ने इंसल्टिंग वर्ड यूज किया है उसका जो है उसको बैन कर दिया कि आप उसको इमीडिएट अरेस्ट नहीं करेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद उसको अरेस्ट करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। लेकिन आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है 18% SC हैं और 8% ST हैं, तो ये पॉलिटिकल इश्यू बना, काफी हंगामा हुआ, आपको याद होगा, पार्लियामेंट के अंदर भी चला, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अगस्त 2018 को एक अमेंडमेंट ले आई जो था SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट बिल 2018, और इसके अंदर उन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 18 कैपिटल A 1 स्मॉल a इन द 89 एक्ट में। और इसकी 4 बातें बहुत खास थी इस एक्ट के, जो इस प्रोविजन के अंदर था। एक तो इसके अंदर उन्होंने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टरिंग द FIR। अगर कोई FIR कराने आता है उसकी FIR लॉन्च कीजिए, आप उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी नहीं करेंगे कि ये फोर्स है, फॉल्स है, क्या है। बाय एनी पर्सन जो है, जो SC ST का आदमी है, अगर वो उसको FIR लॉन्च करता है अगेंस्ट एनी पर्सन, तो उसको आपको लॉन्च करना पड़ेगा, और उसके अंदर कोई इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह भी कहा गया कि आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है हायर अथॉरिटीज से, आप खुद ही जो है उसको रजिस्टर्ड करके अरेस्ट कर लीजिएगा। एंड तीसरी बात उसके अंदर उन्होंने ये कही, नो प्रोसीजर अदर देन दिस प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन द एक्ट। जो इस एक्ट के अंदर प्रोसीजर दिया गया है वही प्रोसीजर फॉलो होगा, किसी और एक्ट का प्रोसीजर, जैसे CRPC का प्रोसीजर है, किसी का या कोई भी एविडेंस का है, कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा।
ना सिविल का ना क्रिमिनल का, सिर्फ इस एक्ट का ही फॉलो होगा एंड दिस शैल अप्लाई। और लास्ट में उन्होंने कहा कि कोई उसको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी एक्यूज्ड को। तो 4 बड़े हार्श प्रोविजन बनाए गए और इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था कि जब भी कोई एससी या एसटी आदमी एक कंप्लेंट फाइल करता है, एफआईआर फाइल करता है अगेंस्ट एनी पर्सन, कि जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट किया जाए और उसके बाद वो कोर्ट के अंदर चक्कर काटता रहे। इस केस में जो कल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है और अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जो मल्होत्रा साहब ने डिटेल में बताया है, वो उसमें यह पाया गया कि 1994 का केस और अब 21 में आकर के उसमें पाया गया पार्टीज के अंदर तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, और वो तो सिविल नेचर का केस था जिसके अंदर जाति सूचक शब्द कहा गया होगा लेकिन उसका कोई ऑफेंस नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमारे पास पावर तो है नहीं, एक्ट के अंदर प्रेस्क्राइब कर दिया उन्होंने, तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास जो पावर है वो है 482 के अंदर हाईकोर्ट के पास, सीआरपीसी के अंदर क्वेश्चनिंग द एफआईआर, और हमारे पास 142 आर्टिकल के अंदर पावर है, इनहेरेंट पावर है कि हम कोई भी लॉ बना सकते हैं, कोई भी लॉ दे सकते हैं, तो हम उसका यूज करेंगे और इसको जो है रिलीफ देंगे एक्यूज्ड पर्सन को, क्योंकि इसमें कंप्रोमाइज हो गया है। दूसरा, इसके बाद अगर कोर्ट का अगर आप इसको जजमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें कहा कि अगर कोई मेरिट नहीं भी है केस के अंदर, कोई मेरिट नहीं है, एट्रोसिटीज का कोई केस नहीं बनता है, तब भी ये पावर यूज की जा सकती है, कंप्रोमाइज में भी यूज की जा सकती है। मैं यही जानना चाहता हूं क्योंकि मिसयूज हुआ है तो ये पावर इसको यूज की जा सकती है कोर्ट को, और ये हिस्टोरिकल जजमेंट होगा। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सांकला जी भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद है। कपिल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, समझौते की बात जी, टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की है समझौते के आधार पे, या कोर्ट को जो अदालत को शक्तियां इस तरह की प्राप्त हैं, संविधान ने जो शक्तियां दी हैं उसके आधार पर मुकदमा निरस्त किया जा सकता है। मैं एक तो समझौते को समझना चाहता हूं। समझौता एक सामान्य भाषा में हुआ, दो लोग लड़े, उनमें समझौता हो गया, ठीक है, बात खत्म हो गई। लेकिन समझौते के पीछे का जो खेल होता है जी, वो भी सब जानते हैं। बाहुबल, धनबल, लालच, लोभ, आके कोर्ट में समझौता हो गया। देखिए, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं कि एससी एसटी एक्ट अधिनियम का मामला है, कानून है जी, इसमें इस तरह का प्रावधान नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आ गई है। आप इसे कैसे देखते हैं? जी देखिए, एक चीज तो हम याद रखेंगे कि जो कोर्ट्स होती हैं वो कोशिश ये करती हैं कि पार्टीज के अंदर अगर सेटलमेंट हो सके तो सेटलमेंट हो जाए जी। इशू सिर्फ ये होता है कि जो आईपीसी जो जहां पे आपको पनिशमेंट मिलती है क्रिमिनल केसेस में, वहां पे इशू सिर्फ ये आता है कि क्या वो ऐसा ऑफेंस है जहां पे लोग आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखा ये जाता है। तो वो सीआरपीसी में दिया जाता है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस है या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मिलके वो खत्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या कोर्ट की परमिशन की जरूरत है खत्म करने के लिए या नहीं है। अब इसमें 482 की जो पावर है, जो दिल्ली हाईकोर्ट हाईकोर्ट की पावर्स होती हैं, वो होती है इनहेरेंट पावर्स, कि जो हाईकोर्ट है वो हाईकोर्ट बना तो ये पावर अपने आप आ गई, 482 दिया जाता है। जहां तक सेटलमेंट की बात होती है, वो सेटलमेंट इसीलिए माना जाता है कि अगर कोई ऐसी लड़ाई है जो प्राइवेट लड़ाई है जिससे पब्लिक को फर्क नहीं पड़ रहा, तो उस तरह की लड़ाइयों को कोर्ट कहती है कि सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज करके खत्म कर दिया जाए। अब हुआ क्या कि ये एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट थी, भजनलाल जजमेंट, जिसमें 7 अलग अलग पड़ाव, 7 अलग अलग रीजन, 7 अलग अलग ग्राउंड दिए गए थे कि जिन पे आप क्वॉशिंग कर सकते हो। अब उस जजमेंट के बाद काफी सारी और जजमेंट्स आए, और एक उसके बाद ये जजमेंट आई जो लैंडमार्क जजमेंट थी, जिसमें कोर्ट ने कहा कि देखो 482 में आप सेटलमेंट तो कर रहे हो, पर वो ऐसी लड़ाइयां जो कि कंपाउंडेबल नहीं हो सकती, क्या वो सेटल करी जा सकती, नहीं करी जा सकती, और उसमें अलग अलग जजमेंट्स थी। तो उनको कंपाइल करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात, अगर वो सिविल डिस्प्यूट है जिसको क्रिमिनल कलर दिया गया तो उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। इसमें बाहुबल की बात नहीं है। ये माना जाता है कि लड़ाई 2 लोगों के बीच में है, और 2 लोगों के बीच में अगर लड़ाई खत्म हो सकती है तो खत्म कर दी जाए, उसको क्यों बढ़ाया जाए जब कोई पब्लिक इन्वॉल्व ना हो। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कहा गया था, हीनियस ऑफेंसेस, जो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो बहुत बड़े पड़ाव के होते हैं, उसमें सेटलमेंट नहीं होगी, उसमें आप सेटलमेंट नहीं कर सकते। जो जैसे आप कह रहे हैं बाहुबल हो गई, मनी पावर हो गई, वो वाली चीजें फिर काम नहीं आएंगी। तीसरी बात बोलती, जो स्पेशल स्टैट्यूट्स हैं, जो स्पेशल स्टैट्यूट में आप सेटलमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्पेशल स्टैट्यूट, जैसे कि आप सही कह रहे थे कि स्पेशल स्टैट्यूट बनाए जाते हैं ये देखते हुए कि लेजिस्लेचर जिसने ये बनाया है वो चाहते थे सेटलमेंट हो या ना हो, और अगर वो नहीं चाहते थे तो नहीं माना जाएगा। और इस तरह के कुछ इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट ने रेज करा था और डिसाइड करा था। अब जो लेटेस्ट जजमेंट है, ये पहले पॉइंट को लेकर आती है कि जहां प्राइवेट ऑफेंसेस हैं, जहां पे लड़ाई झगड़ा ऐसा है जहां पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है या जनरल पब्लिक पे कोई असर नहीं हो रहा, तो उन केसेस को सेटल कर लिया जाए। और इस जजमेंट में कुछ यूनिक फैक्ट्स भी थे। यूनिक फैक्ट्स ये भी थी कि दोनों की सोशो इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी लगभग बराबर थी।
प्रॉपर्टी का केस था जो कि ज्यादा बड़ा बन गया, वगैरह वगैरह। तो ये स्पेशल इश्यूज जो है ये भी देखे जाएंगे बाकी केसेस में। आप ये नहीं बोल सकते एक जनरल लॉ बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, हर केस में ये लागू होगा, इस तरह से नहीं है। आप इसके स्पेशल इश्यूज को भी देखेंगे। जी महलोत्रा साहब, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो अपना मौजूदा एक्ट है उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसमें कोर्ट की शक्तियों का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का, समझौते का जिक्र है, और जो सवाल उठ रहे हैं, जो आशंकाएं हैं, ठीक है, जेन्युइन अगर समझौता हुआ वो सबको स्वीकार है। दो लोगों के बीच के झगड़े का मामले की बात कपिल जी कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह के गांव शहरों में मामले सामने आते हैं दबंगई के, उसमें एक व्यक्ति या एक दबंग व्यक्ति किसी SC ST के वर्ग को दबा लेता है, ऐसी स्थिति में टकराव, कानूनन टकराव की स्थिति क्या होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया, जो बात आप कह रहे हैं कि अगर दबंगाई हैं और उन्होंने इस तरह की कोई बात की है, या जैसा कि संकला जी ने कहा कि एक सिविल डिस्प्यूट है, दो एक जैसे स्टेटस के लोग हैं, उनका आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया, नेबर हैं, आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया, उनकी इकोनॉमिक पावर एक जैसी है, एक जैसी कास्ट को या उससे मिलती जुलती कास्ट को बिलोंग करते हैं, पास पास रहते हैं, मुद्दा सिविल लड़ाई का है, सिविल सूट है, लेकिन गुस्से में आकर के आपने कोई बात कह दी विदाउट मीनिंग एनीथिंग इल और पुटिंग एनी काइंड ऑफ कास्ट एस्पर्शन ऑन द अदर पर्सन। ऐसे केसेस में अगर उनका बाद में वो गलती मान करके समझौता कर लेते हैं तो कोर्ट को ये अधिकार होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसे हर मामले में सेटलमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अदालतों के ऊपर डाली है इस जजमेंट के थ्रू कि वो हर केस में सेटलमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक गांव का केस है जहां एक जमींदार है, वो एक लो कास्ट के आदमी को जो है ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है, उस तरह के केसेस में ये जजमेंट लागू नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने प्रावधान दिए हैं और इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने ये बात बहुत क्लियरली कही है कि दोनों का स्टेटस एक जैसा है, दोनों नेबर हैं, और गुस्से में आकर के, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, दीवार को लेकर के एक डिस्प्यूट हुआ जिसके वापस में वो पुलिस में गए और उसको लेकर के, तो केवल इस तरह के ही केसेस में इस जजमेंट का संज्ञान लिया जा सकता है और कोर्ट प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर सकती है, इवन इफ इट इज ए स्पेशल लेजिस्लेशन, क्योंकि वो फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन सिविल डिस्प्यूट है। अगर फाउंडेशन इटसेल्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, ऐसे केसेस में कोर्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और अगर कोर्ट को लगता है कि समझौता किसी प्रेशर के अंदर किया गया और उसका कोई जरा सी भी शंका कोर्ट के माइंड में आती है, तो कोर्ट इस शंका को ध्यान में रखते हुए उस कॉम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कोर्ट कब एक्सेप्ट कर सकती है? जबकि नेचर ऑफ द ऑफेंस को पहले तो दिखेगी किस तरह का ऑफेंस है। जैसा कि आपने जो एग्जांपल दिया और सांकला जी ने कहा, आई थिंक उसमें एक बहुत क्लैरिटी आ रही है। इस जजमेंट बहुत लंबा नहीं है जैसा कि मैंने पहले कहा, लेकिन उसमें बहुत क्लैरिटी से उन्होंने लिखा है कि आपको दोनों तरह के डिस्प्यूट में जो है वो डिफरेंस करना, और फिर वो वॉलंटरी है कॉम्प्रोमाइज के नहीं है, समझौता वॉलंटरी है कि नहीं है, ये भी कोर्ट ही निर्णय लेगी दोनों पार्टी से बात करके, और जो उसके सामने एविडेंस आ रही है और पार्टीज का कंडक्ट उससे पहले क्या रहा और बाद में क्या रहा, यह भी देखा जाएगा। जब ये सारी बातों से कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी, केवल उसी केस में या तो 482 में हाई कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी या आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी। नहीं तो उस पावर को जो है कंप्रोमाइज वाला केस जो है, मोर पर्टिकुलरली इन SC ST एक्ट या और स्पेशल एक्ट, जो इस तरह के प्रावधान बनाए गए हैं जो संवैधानिक अधिकारों का प्रोटेक्शन करते हैं, उसमें इस तरह का समझौता मंजूर नहीं किया जाएगा। जी कपिल जी, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर सतीश जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि इस टिप्पणी के बाद या इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हैं, अत्याचार की जो घटनाएं हैं, अपमान की जो घटनाएं हैं, अगर मैं अलग अलग राज्यों की बात करूं तो शायद ही कोई ऐसा राज्य है जहां पर ये मामले सामने नहीं आते हैं। ऐसे मामलों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आमतौर पर एक आरोप लगता है कि जी हाँ, जहां तक आप कह रहे हैं कि हर राज्य के अंदर ऐसा होता है, लेकिन इसका रिवर्स भी है कि हर राज्य के अंदर आप ऐसे केस भी पाएंगे जहां की इस एक्ट का मिसयूज हुआ है। इस एक्ट की खास बात यह है कि जैसे ही FIR लॉन्च होती है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है और नॉन कंपाउंडेबल है। इवन एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं हो सकती। लोअर कोर्ट को तो कोई पावर ही नहीं है सिवाय उसको एक्यूज को जेल भेजने के अलावा। यहाँ सिर्फ हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि वो जो है उसको FIR को क्लैश कर दे। 42 के अंदर, CRPC के अंदर जो पहले से इनहेरेंट पावर है, और सुप्रीम कोर्ट के पास तो 142 के अंदर है ही है इनहेरेंट पावर कि वो सुप्रीम कोर्ट करे। यानी केवल दो ही कोर्ट कर सकते हैं, लोअर कोर्ट तो कुछ कर ही नहीं सकता इसके अंदर। अच्छा, जहां तक है ऑफेंसेस का, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम केसेस में जहां तक ये पाया जाता है
कि ये ऑफेंस जो है जाति सूचक शब्द यूज किया गया है, जैसे मल्होत्रा जी ने कहा कि गुस्से में आके यूज कर दिया, उसका कोई इंटेंशन नहीं था और बाद में वो रिग्रेट किया, उन्होंने सॉरी बोल दिया या कुछ कर दिया, तो कंप्रोमाइज की पोजीशन आती है। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन तो कोर्ट के पास ही है ना। कोर्ट उसकी जेन्युइननेस देखेगा कि वास्तव में कंप्रोमाइज जेन्युइन है नहीं है, या इसके पीछे जैसा कि आपने कहा बाहुबल है या क्या नहीं है, या सिर्फ एक फोर्स बना दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि 94 केस है, 21 में आते आते दोनों पार्टी थक भी गई हैं जी इतने दिनों में। तो अल्टीमेटली उन्होंने कंप्रोमाइज किया है और उन्होंने पाया कि ये कंप्रोमाइज जेन्युइन है, तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं डॉक्टर सतीश जी, मैं सहमत हूं आपसे। लेकिन कपिल जी, जो मेरी आशंकाएं हैं या जो सवाल उठ रहे हैं, जो इस टिप्पणी के बाद चर्चाएं सुनने को आई हैं, समाचार पत्रों में आई हैं, उसके आधार पर मैं एक ये बात समझना चाहता हूं, क्योंकि SC एक्ट का दुरुपयोग ये भी एक सच है, लेकिन ये भी सच है कि SC ST एक्ट का जो अधिनियम, जो इस संसद ने, जो देश ने कानून बनाया, उसके चलते जो दबे वंचित शोषित हैं उनको एक संरक्षण का जीवन मिला, उनको सुरक्षा मिलती है उनको जी। ये सबसे बड़ा एक सवाल आता है। एकदम सही सवाल है और जो आपकी आशंका है वो भी बहुत जेन्युइन है। देखिए, जहां पे भी जो लॉ है उसका मिसयूज होता है, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप ये बोलेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के मैटर्स, वो भी मिसयूज हो रहे हैं, रेप एलिगेशंस ऑफ कोर्स मिसयूज हो रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस मिसयूज हो रहा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस लॉ को खत्म कर दें। तो जहां पे भी ये मैकेनिज्म है, वहां पे साथ में मैकेनिज्म होना चाहिए कि जहां पे झूठे केसेस हों, वहां पे जिस आदमी ने वो झूठा केस बनाया है उस पर भी पनिशमेंट हो, जिस औरत ने भी झूठा केस बनाया है। 498A के केसेस होते हैं ना रोज, कि डाउरी के केसेस कुछ भी बना दिए जाते हैं, कितने साल के बाद भी बना दिए जाते हैं, कुछ भी कह दिया जाता है। तो जहां पे जिसने झूठ बोल के वो केस फाइल करा, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये नहीं कि जो अक्यूज है वो बाद में केस फाइल कर सकता है, कोर्ट ही एक्शन ले। जब लेगी तो ऑफ कोर्स गलत केसेस, फॉल्स केसेस कम होंगे। और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जो कास्ट है, कास्ट पॉलिटिक्स है, कास्टिज्म है, ये हमारे अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी का एक फैक्ट है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में उतना नहीं देखने को मिलता, जरूर दिखता है अलग अलग जगहों में, क्योंकि दिल्ली भी बहुत सारी गांव को मिला के एक शहर बना है जी। दिल्ली के बाहर आप जाओगे तो ये बहुत कॉमन फैक्टर होता है। तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो इसका है वो एकदम ठीक है, परंतु अब दूसरी बात आती है, क्या सेटलमेंट अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको जवाब ऐसे देता हूं, जैसे रेप केसेस होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, जो कंपाउंडेबल नहीं होते या सेटल नहीं हो सकते, तो क्या होता है, जहां पे सेटलमेंट हो जाती है, प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रोसिक्यूट्रिक्स पहली कोर्ट पहली डेट पे आती है, बोलती है जी मैंने गुस्से में केस फाइल कर दिया था, ऐसा नहीं हुआ था, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, फलाना ढिमकाना, और वो केस खत्म हो गया। तो वो चीज भी ऐसे हो जाएगी। तो जब कोर्ट इतनी वाइज हैं, इतनी इंटेलिजेंट हैं, उतनी उन्होंने दुनिया देखी है और ये जानती हैं कि ऐसा होता है, और एक मैकेनिज्म क्रिएट कर दें कि दबाव के बदले कोर्ट देख के, जानबूझ के, समझ के अगर किसी को प्रोटेक्ट कर रही है और केस खत्म कर रही है, तो मेरे ख्याल से लार्जर इंटरेस्ट में ज्यादा अच्छी चीज है और ज्यादा अच्छे सेफगार्ड्स लेकर आती है। जी मल्होत्रा जी, क्या असर होंगे इन टिप्पणियों, इस फैसले के बाद सामाजिक दृष्टि से, आप कैसे देखते हैं इसको? जी, आपका कहना ठीक है कि इसके मिसयूज होने की संभावना भी है। जो व्यक्ति अधिक पावरफुल है वो दूसरी पार्टी को फोर्स करके कॉम्प्रोमाइज की बात कर सकता है, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि इस जजमेंट के बाद भी जो अधिकार है वो कोर्ट ने अपने पास रखा है, वो कॉम्प्रोमाइज जेन्युइन है या नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही रखा है। और वो पावर, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो पावर, संवैधानिक पावर है आर्टिकल 142 में या सीआरपीसी में जो पावर हाई कोर्ट को दी गई है, केवल उन अधिकारों का उपयोग करते हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को कर पाएगी, और ना तो लोअर कोर्ट्स के पास अधिकार है, जैसा कि जस्टिस शशिश चंद्रा ने कहा, और ना ही पार्टीज को यह अधिकार है कि अगर उन्हें कंप्रोमाइज फाइल कर दिया तो कोर्ट इसको एक्सेप्ट ही करेगी, क्योंकि इस तरह के प्रावधान का मिसयूज होने की संभावना है। और उसका मिसयूज ना हो, उसके लिए मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप इस जजमेंट में लिख दिया है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसका मिसयूज नहीं होगा और जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो इस समूचे मामले पे नजर रखेगी, और एक तरह से सामाजिक न्याय की जो हमारी मुहिम है, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, वो और मजबूत होगी। कपिल जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सतीश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।